की चर्चा लगातार चल रही है आज के खास बजट को लेकर। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है और बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री ने उन सभी बातों का जिक्र किया जिस पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार किन विषयों को लेकर बेहद गंभीर है और उनके क्या कदम उठाने जा रही है, इसका वित्त मंत्री ने तमाम जिक्र किया। वो खाने पीने का रिफाइंड तेल भर गया जो बाजार में आज पक्की तरीके से खड़ा है, तो आप किसान को क्या एमएसपी देंगे? क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपके पास कोई एमएसपी देने का इंतजाम है? किसान तो एमएसपी मांगना चाहता है, आप एमएसपी देना नहीं चाहते हैं। हॉर्टिकल्चर जो क्रॉप्स हैं, क्या उसके लिए एमएसपी की आपके पास तैयारी है? अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए आपको एमएसपी की तैयारी नहीं है और आप फसल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आपने पिछली बार भी कहा था कि 1 लाख करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। अगर मंडियां नहीं बनाएंगे, ये सरकार बताए कि यूपी में तो जब मंडी नहीं होगी किस स्थान पर किसान ले जाए अपनी फसल की कीमत पाएगा? पीएम तो कह रहे हैं कि 2047 का भारत बनेगा। अब मान लीजिए भारत की बात कर रहे हैं, मान लीजिए बक्सर से एक एक्सप्रेसवे लेके जा रहे हैं, जो समाजवादी सरकार में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां पर प्रधानमंत्री जी ने हवाई जहाज उतारा था हरक्यूलिस, वो पखनपुरा गांव तक छोड़ दिया था क्योंकि आगे एनएचआई की सड़क बननी थी। क्या ये सरकार को ये भी नहीं दिखाई देता है कि अगर 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बन गया होता तो बक्सर से जो एक्सप्रेसवे ये प्रपोज कर रहे हैं वो भी जुड़ जाता? आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा कहाँ दे रहे हैं? आपने महाराष्ट्र को दिया, आपने दूसरे प्रदेश को दिया, आप गिफ्ट सिटी तो गुजरात को दे रहे हो। तो आप कह रहे थे गिफ्ट सिटी में कितने नंबर देंगे आप? नहीं, मैं जो आप सवाल पूछ रहे हैं, जो गिफ्ट सिटी है वो गुजरात में है। क्या गिफ्ट सिटी वाराणसी में नहीं हो सकता? वाराणसी में ना हो, कम से कम गोरखपुर में वो गिफ्ट सिटी हो तो कम से कम कारोबार यहाँ भी बढ़े। आप कह रहे हैं यूपी की अवहेलना की गई है, यूपी को की अनदेखी की गई है। नहीं, देश की अनदेखी की गई है। केवल 2 प्रदेशों आइए हो गया। तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, जिन्होंने बजट को लेकर एक बार फिर से सरकार को घेरने का काम किया है और उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर तमाम बातें कही और उस पर भी उन्होंने जमकर तीखा प्रहार किया। आपको बता दें, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार के बजट में महाराष्ट्र पर फोकस किया गया है, गुजरात पर फोकस किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रदेश और प्रदेश के किसानों पर फोकस नहीं किया गया है और यूपी को बहुत ज्यादा राहत इस बजट से नहीं मिली है। तो देखिए, लगातार हम जैसा कि चर्चा कर रहे हैं कि वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है और इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष राहत पैकेज का ऐलान किया गया है और रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीम्स का ऐलान किया गया है। तो देखिए, विकास का एंगल, सबका मंगल कहीं ना कहीं इस बजट में साफ तौर पर देखने को मिला, लेकिन विपक्ष के पास अभी भी मुद्दा है जिस पर वो घेरने का काम कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ लगातार हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद जुड़े हुए हैं, जिनके साथ तमाम व्यापारी वर्ग के लोग मौजूद हैं, अर्थशास्त्री भी मौजूद हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए तो लेकिन लालचंद, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को हम सुन रहे थे, जिन्होंने इस बार के बजट पर भी जमकर हमला बोलने का काम किया है और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं किसानों को अछूता रखा है और किसानों के लिए उतने बजट का प्रावधान नहीं किया गया जितने की उम्मीद जताई जा रही थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो सौगातें गुजरात के लिए और महाराष्ट्र के लिए दी गई हैं, कहीं ना कहीं वो प्रदेश को और प्रदेश के किसानों को नहीं दी गई। देखिए, विपक्ष का काम ही है सवाल उठाना, लेकिन जिस तरीके से बजट आया है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का, यह पहला बजट है जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया है और इससे कहीं ना कहीं सभी वर्ग जो है इस बार प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में जो बजट आता रहा है उस पर इतनी ज़्यादा खुशी नहीं थी। लेकिन इस बार का बजट काफ़ी जो है ऐतिहासिक है, इसको लेकर हर वर्ग के लोग जो है खुश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष का सवाल उठाना, अखिलेश यादव जी सवाल उठाएंगे, लेकिन हमारे साथ तमाम ऐसे व्यापारी हैं, अर्थशास्त्री, उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ रहा खास, क्योंकि चाहे बात करें नौकरी में, चाहे युवाओं को, हम चाहेंगे कि कम शब्दों में व्यापारियों से जानने की कोशिश करें, क्योंकि हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि व्यापारियों से, अर्थशास्त्रियों से कम शब्दों में जानने का प्रयास करें कि वो इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं।
बिल्कुल, यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे ओवरऑल बजट को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, पूरा ओवरऑल बजट देखा जाए तो स्वागत योग्य है, क्योंकि इस बजट में उन्होंने युवाओं के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, कृषि के लिए, स्वास्थ्य के लिए, साथ ही साथ रोजगार के लिए हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ इन्होंने थोड़ा बहुत जो भी जितना हो काम किया है, जिससे क्या है अभी फौरी तौर पे सबको राहत मिलने वाली है। उन्होंने एमएसएमई के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। एमएसएमई से काम उन्होंने किया तो इससे छोटे व्यापार हमारे बढ़ेंगे। मुद्रा लोन को लेकर उन्होंने स्लैब निर्धारित किया, उससे हमारे छोटे व्यापारियों को लोन मिलने में आसानी मिलेगी। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को जो उन्होंने पैसा पैकेज दिया है, उससे हमारा कृषि क्षेत्र बढ़ेगा। तो इससे जो है जो प्रधानमंत्री का 2047 का विजन है विकसित भारत का, वो कहीं ना कहीं पूरा होगा और उसमें एक बहुत बड़ा ये मील का पत्थर साबित होगा। सर, विकसित भारत को लेकर बात चल रही है, 1 मिनट में चाहेंगे कि आप अपनी पूरी बात अच्छे से रखें। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार बोर्ड पिछले काफी सालों से ये मांग कर रहा था कि देश में टैक्स स्लैब में चेंज आना चाहिए। आज वित्त मंत्री जी ने टैक्स स्लैब में चेंज किया, जिससे लोगों को उन्होंने दिल जीतने का काम किया। इससे लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, लोग कागज में अमीर बनेंगे, और जब परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगी तो मार्केट पर लिक्विडिटी भी बढ़ेगी, देश का राजस्व बढ़ेगा, जीएसटी बढ़ेगी, इनकम टैक्स भी बढ़ेगा। साथ ही साथ आज उन्होंने मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया है। गोल्ड पे और सिल्वर पर उन्होंने कस्टम ड्यूटी हटाई है। ये सारे विषय स्वागत योग्य हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार पर 2 उम्मीदें थी, रिटेल ट्रेड पॉलिसी की और ई कॉमर्स पॉलिसी की। उसकी डायरेक्ट कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इसमें स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो एंजल टैक्स था वो उन्होंने पूरी तरीके से समाप्त किया है। ये विषय स्वागत योग्य है। एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ तक का उन्होंने टैक्स कोलेटरल फ्री लोन देने की उन्होंने योजना बनाई है। ये भी विषय स्वागत योग्य है। इससे उद्योग भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा। ठीक है लालचंद, तो तमाम व्यापारियों को हमने सुना, इस फैसले को स्वागत योग्य वो बता रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विपिन तोमर जी, नवीन कुमार अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं राजीव खंडेलवाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। तो तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। सबसे पहले विपिन तोमर सर, आपके पास आते हुए, देखिए इस बार के बजट को किस तरह से आप देख रहे हैं ये तो हम आपसे जानेंगे ही, लेकिन ये भी जानेंगे कि पिछले सालों की अपेक्षा इस बार का बजट कितना ज्यादा खास रहा है और कितना ज्यादा राहत भरा रहा है। विपिन सर, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? विपिन सर, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो चलिए आवाज को दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी। और हमारे साथ तमाम और मेहमान भी जुड़े हुए हैं, और एक बार फिर से हमारे साथ विपिन तोमर जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए विपिन सर, तो देखिए हमने यही पूछा था कि इस बार के बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं और इस बार का बजट कितना ज्यादा लोक लुभावन होता हुआ, कितना ज्यादा खास रहता हुआ। सबसे पहले आजाद भारत की संसद में जिस तरीके से बजट पेश हुआ उसके लिए संविधानिक शहीद चंद्रशेखर आजाद की जयंती है, सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। बजट जो आया है वो अपर मीडियम क्लास और हायर क्लास के लिए मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है। जो लोअर मीडियम क्लास और ये ऐसे लोग जो टैक्स डायरेक्ट नहीं देते हैं लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, उनके लिए कुछ खास राहत इसमें नहीं दिख रही है। 2 राज्य आंध्र प्रदेश और बिहार में फाड़ के पैसा दिया गया है। क्यों दिया गया है ये हर कोई जानता है। जो लोग टैक्स नहीं देते हैं डायरेक्ट, वो इनडायरेक्ट टैक्स भी देते हैं, क्योंकि वो कपड़ा खरीदते हैं, कभी बच्चे की शादी होती है तो ज्वेलरी खरीदते हैं, तो उनके लिए जो एक राहत की उम्मीद थी वो कहीं दिख रही है। उसके अलावा जो मीडियम क्लास होता है वो शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करता है इस उम्मीद के साथ कि उसे अच्छा रिटर्न मिलेगा। शेयर मार्केट जो क्रैश हुआ है बजट के बाद, उसके पीछे भी वो कारण नजर आ रहा है। हालांकि कुछ पॉजिटिव पॉइंट भी है, जैसे कैंसर की दवा सस्ती करनी, एक्सरे मशीन सस्ती करनी, कुछ चीजों पे कस्टम ड्यूटी घटाई गई है, खासतौर से युवाओं के लिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, मोबाइल और जो चार्जर है मोबाइल के, उनको कम किया गया है। लेकिन एक अधिक वर्ग जो था जिसको ज्यादा उम्मीद थी, वो इससे अभी भी ऐसा लग रहा है कि अछूता है। और उसमें क्योंकि बेशक मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है, लेकिन सरकार बनने के बाद ये पहला बजट है। पहले बजट से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये कड़ा बजट होता है। आने वाले 4 सालों में उम्मीद ये जताई जा रही है कुछ और राहत मिल सकती है। इस तरीके से स्लैब का चेंज किया गया है। 3 लाख तक कोई टैक्स स्लैब नहीं होगा, ऐसा पहला भी था। उसके बाद बहुत ही चालाकी से सिर्फ 1 लाख रुपए का रिबेट दिया गया है। पहले जहां 9 लाख था उसको 10 लाख कर दिया गया है। तो 1 साल में निश्चित रूप से जो नौकरी करते हैं उनका इंक्रीमेंट भी होता है, जो इतना पैसा बढ़ जाता है। उसके अलावा जो बिजनेस कर रहे हैं उनका भी बढ़ोतरी होती है बिजनेस में। तो 1 लाख रुपए की राहत भी जो है कोई बड़ी राहत की नजर नहीं आ रही।
ठीक है, इसी बीच हमारे साथ ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं, उनके पास आते हुए। ईशा, देखिए, बजट पेश हो चुका है, कई लोगों को ये बजट राहत भरा नजर आ रहा है, तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये बजट जो है वो अपर मिडिल और मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए कहीं थोड़ा बहुत राहत भरा जरूर है, लेकिन लोअर मिडिल क्लास वालों के लिए ये उतना राहत भरा नहीं है जितने की उम्मीद जताई जा रही थी। फिलहाल आप जिस क्षेत्र में है वहां पर किस तरह की प्रतिक्रिया लोगों की? जी देखिए, जिस तरीके से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी लोगों को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट जो पेश हुआ है। इस वक्त मैं सेक्टर 17 प्लाजा में मौजूद हूँ, जो कि सबसे मशहूर मार्केट मानी जाती है चंडीगढ़ की। यहाँ पे कुछ शॉपकीपर्स मेरे साथ हैं, इनसे पहले राय ले लेते हैं कि ये क्या सोचते हैं आज के बजट को लेकर। उम्मीद बहुत जताई जा रही थी कि तीसरा कार्यकाल है, पहला बजट आने वाला है, क्या आप लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरा है आज का बजट? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि जितने व्यापारियों की जो डिमांड्स थी या व्यापारी जो सोचते थे उस हिसाब से तो हमें बजट में कोई खास रिलीफ नहीं मिला। बाकी इनकम टैक्स के अंदर जिनकी जो मिडिल क्लास व्यापारी है, जिनकी वैल्यू अपना इनकम साल की 10 लाख रुपए तक है, उनको 15,000 रुपये महीना साल का बचेगा। तो इसका तो हम स्वागत करते हैं, पर मोदी सरकार से हमें मिडिल क्लास व्यापारियों के लिए काफ़ी उम्मीदें थी और उस उम्मीदों के ऊपर इतना ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया। सर, आप क्या समझते हैं इस पूरे बजट को अगर देखा जाए तो कुछ राहत मिली है आप लोगों को? राहत, मेरा तो मोबाइल का काम है, तो मोबाइल सस्ते हुए हैं जी, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क तो होगा, कस्टमर अब ज़्यादा आएगा लेने के लिए। लेकिन जो प्लान्स इन्होंने महंगे किए हुए हैं पहले, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है मार्केट पे। तो जो टैक्स में भी राहत दी है उससे कैसे? उससे बेनिफिट है। जो टैक्स में इन्होंने अभी स्लैब जो उन्होंने दिए हैं, अब पहले से थोड़ा सा राहत दी है इन्होंने। जी सर, आप बताएं, आपका किस चीज़ का बिजनेस है और आज के पूरे बजट को आप कैसे देखते हैं? मेरा कपड़े का बिजनेस है जी, और ये जो आज का बजट आया है, बजट में हमारे को मोदी जो क्या नाम बीजेपी सरकार है, ये एक व्यापारियों की सरकार है, उसके अकॉर्डिंग ये बजट में मतलब कि व्यापारियों के लिए कोई खास नहीं आया। हमें जो उम्मीद थी, हमारा एक मांग थी जिसे काफ़ी दिनों से कि भाई जो व्यापारी चाहे वो 0% भी टैक्स देता है, उसकी भी कोई सीमा रख दी जाए कि भाई हमारे ये 25 साल बाद 40 साल बाद जो भी टैक्स देता है उसके कोई हमारे को रिफ़ंड आया जाए। लाइफ टाइम मतलब कि बिजनेसमैन के लिए तो कोई है ही नहीं ना, कोई भी मतलब कि जैसे आप बाद में जैसे व्यापार ये जो अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है, इनको बाद में पैसे मिलते हैं या जो भी है वो। सर ये बताएं, टैक्स से जो राहत दी गई है उस कैसे देखते हैं? जो राहत नहीं, जो राहत मिली है बहुत अच्छा है, उसका हम स्वागत करते हैं। जो 10-12 लाख रुपए की रिटर्न भरता है उसको 15,000 रुपया साल का बेनिफिट मिला है। पर हमारा ठीक है ईशा, लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल ठीक है ईशा, व्यापारियों से भी जानेंगे और आपके साथ जो तमाम लोग मौजूद हैं उन्हें भी सुनेंगे कि उनके इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी लगातार जुड़े हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल का रुख करते हुए, राजीव जी, जैसा कि अभी वरिष्ठ पत्रकार विपिन जी ने एक बात कही थी कि आंध्र प्रदेश और बिहार को छप्पर फाड़ क्यों बजट दिया गया है, ये सबको नजर आ रहा है, एक पॉलिटिकल एंगल उन्होंने निकाला है। आप इस बजट को किस तरह से देख रहे हैं और इस पॉलिटिकल एंगल पर आपका क्या कुछ कहना? नमस्कार मनीषा जी। जी नमस्कार सर। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार हर बजट का दो पहलू। मोदी सरकार का तीसरा जैसा टर्म का पहला बजट है जी, तो इसके आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे और दोनों प्रभाव देखना चाहिए। इसकी आलोचना भी है तो इसकी बढ़ाई भी है, दोनों चीजें इसमें है। सर्वप्रथम जो होता है बजट का जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है कि बजट कितना अच्छा है या बुरा है, उसको हम शेयर मार्केट से देखते हैं। और हमेशा सरकार हमेशा कहती है कि जब भी शेयर मार्केट बढ़ता है देखिए बजट को क्या रिस्पांस मिला है। लेकिन अभी जो बजट पेश हुआ है उसमें शेयर मार्केट तुरंत 1200 अंक से नीचे गिर गया। तो ये पहला इंडिकेशन है कि आर्थिक स्तर पर बजट का रिस्पांस शेयर मार्केट में नहीं मिला, जो एक सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। जहां तक राजनीतिक सवाल है, निश्चित रूप से जो विपिन जी ने कहा कि आंध्र प्रदेश और बिहार को उन्हें साधा है और इसलिए ये एक राजनीतिक मैसेज देने का प्रयास, क्योंकि सरकार जो है बैसाखी पे खड़ी है तो सरकार को आर्थिक से ज्यादा राजनीतिक दृष्टिकोण इस बजट के माध्यम से देना है और इसलिए उन्होंने वो किया। लेकिन सबसे इस बजट में 2-3 चीजें महत्वपूर्ण है। मैं इसको एक लाइन में यदि कहूँ कि जो डिपॉजिटर्स हैं
जो डिफॉल्टर्स है उनके साथ इस मैं चूंकि इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ, इसलिए उस दृष्टि से मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो डिफॉल्टर्स हैं उनको सरकार ने सहयोग किया है और जो डिपॉजिटर्स हैं उनको सरकार ने असहयोग किया है। वो ऐसे कि जो डिफॉल्टर्स है, जैसे कि टीडीएस का मामला है, उसमें उन्होंने जो प्रोसिक्यूशन में क्लॉज था वो उसको हटा दिया। और डिपॉजिटर की बात है, 83 चैप्टर 6 के रजिस्ट्रेशन की बात है, वो लिमिट कब से चली आ रही है, 10 साल से ऊपर हो गए हैं और वो 1.5 लाख की लिमिट वही की हुई है। क्या सरकार लोगों को डिपॉजिट के लिए इनक्रेज नहीं करना चाहिए, जिससे सरकार के पास पैसा आता है, बैंक के पास पैसा आता है और अल्टीमेटली वो पैसा विभिन्न योजनाओं में लगता है। लेकिन मैं ये समझने से असफल हूँ कि जो इनकम टैक्स की दो जो स्कीम्स हैं, पहली स्कीम में जहाँ डिपॉजिट पे जोर दिया जाता रहा है, उसको सरकार ने बिल्कुल टच नहीं किया है। इसका मतलब ये है, खुद सरकार जब कह रही है कि 2/3 से ज्यादा लोग इनकम टैक्स जो है वो सेकंड ऑप्शन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तब भी सरकार ने पहली स्कीम को ऑन पेपर पे क्यों रहने दे रहे हैं? तो स्क्रैप कर देना चाहिए, पहली स्क्रैप उसको कंटिन्यू करना है, तो उसको भी एनकरेज करने का सरकार ने प्रयास करना चाहिए था, वो बिल्कुल नहीं किया है। और इसलिए शेयर मार्केट जो डाउन हुआ पड़ा है उसका बहुत बड़ा कारण है। 12% एसटीटी 12.5% लगा दिया गया है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के राजीव सर लौटेंगे आपके पास, बिल्कुल। और अर्थशास्त्री नवीन कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमान और सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट आपके साथ साझा करेंगे और आसान शब्दों में आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि इस बजट में किस वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहा। पर यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चर्चा चल रही है बजट को लेकर कि मोदी सरकार 3.0 का मेगा बजट इस बार का पास हो चुका है, जिसको लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अर्थशास्त्री नवीन कुमार जी का रुख करना चाहेंगे। नवीन जी, तमाम मेहमानों ने और तमाम व्यापारी वर्ग के लोगों का जो कुछ कहना रहा वो तो आपने सुना ही, लेकिन देखिए अभी हम सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुन रहे थे। उन्होंने किसानों के मुद्दों को लेकर इस बजट को कहीं ना कहीं घेरने का काम किया है। आपको क्या लगता है कि किसानों के वर्ग के लिए किस तरह से अच्छा रहा है ये बजट, राहत भरा रहा है, या आपको कुछ खामी नजर आई इस बार के बजट में? नहीं, ये मोदी सरकार की तीसरी बार जब मोदी जी की सरकार बनी है तो पहला बजट है और किसान का भी ख्याल रखा गया, सभी वर्गों का ख्याल रखा गया जी। ऐसा नहीं है, और किसान के लिए भी जो एमएसपी दिया जा रहा है पहले से अच्छा है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो ये लग रहा है कि किसान को पहले से ज्यादा लाभ मिलेगा, उसकी आय बढ़ेगी, किसान समृद्ध होगा। ठीक है नवीन जी, देखिए हमेशा से ही एनडीए सरकार और बीजेपी सरकार हमेशा एक इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कहती है और उनका ये मोटिव है कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है देश को। तो आपको क्या लगता है कि इकोनॉमी बूस्ट करने की दिशा में एक अच्छा कदम है ये बजट? बिल्कुल सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है और किसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि लगभग 65% देश की जो आबादी है वो कृषि पर आधारित है। इसलिए किसान को नजरअंदाज ये सरकार नहीं कर रही है। किसान को आगे बढ़ाने के लिए हर तरह के स्कीम को ये मोदी सरकार ला रही है और किसान की आय बढ़ेगी, ये सराहनीय कदम है। ठीक है विपिन सर, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए देखिए हम उन टर्म्स को लेकर बात करना चाहेंगे जो ऐसे टेक्निकल टर्म हैं जो आम बोलचाल में लोगों को नहीं समझ में आ पाते हैं जब बजट पेश किया जाता है। तो हम चाहेंगे कि उन तमाम पॉइंट्स पर आप नजर डालें और दर्शकों को आसान भाषा में समझाएं कि इस बार का बजट क्या कुछ खास रहा और क्या कुछ खास बड़े बदलाव इस बार के बजट में देखने को मिले। सबसे ज्यादा ये थी कि आम लोग जो एक मीडियम क्लास और लोअर मीडियम क्लास है उसको बचत के लिए कहीं ना कहीं उत्साहित करना चाहिए सरकार को। इसके सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना देखिए। कोरोना में जब सब कुछ बंद था, लॉकडाउन था, कुछ घर से बाहर नहीं निकल सकता था, ऐसे समय में अच्छे अच्छे देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो ध्वस्त हो गई थी, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पे दौड़ी और वो फिर से ठीक होगी। उसके पीछे कारण क्या था? बचत। हिंदुस्तानी बचत करता है, चाहे वो रोजाना 10 रुपए की करे, 20 रुपए की करे, और वो पैसा भी सरकार के पास ही रहता है, चाहे वो म्यूचुअल फंड के जरिए रहे, एफडी के जरिए रहे या किसी और फॉर्म में रहे। तो बचत को उत्साहित करना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। अगर हम बात करें किसानों की तो एमएसपी पे किसी भी तरह का जो न्यूनतम मूल्य होता है उसमें किसी तरह की सरकार ने घोषणा नहीं की है। हालांकि दो चीजों के लिए जरूर कहा, एक है डेयरी प्रोडक्ट। किसान की जो जिंदगी होती है वो केवल दो चीजों पे निर्भर होती है, एक होती है खेती जो वो खेत से जो भी उगाता है, और दूसरा होता है जो वो जानवर पालता है, उनके दूध से या डेयरी प्रोडक्ट से।
तो दोनों के लिए सप्लाई चेन बनाने की बात कही है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जो मंडी की मांग की थी उसको लेकर मैं जरूर उनसे सहमत हूँ कि मंडी बनानी चाहिए, हर थोड़ी थोड़ी दूर पे मंडी होनी चाहिए, जिससे जो सरकार और किसान के बीच के जो लोग हैं उनको खत्म किया जा सके। किसान सीधा सरकार को सामान बेच सके, जिससे किसान का मुनाफा हो, उनकी अर्थव्यवस्था संभले। आज भी हालात ये है, अगर आप देखेंगी मनीषा जी, तो दिल्ली से कुछ पास के इलाकों में कुछ जगह तो ऐसा है जहाँ किसान का बच्चा आज फॉर्च्यूनर में चलता है, वहीं उससे कुछ दूरी पे ही वही एक ऐसा किसान है वो अपने बच्चों की फीस भी जमा नहीं कर पाता है समय पे। और ये बहुत नॉर्मल स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, हाईफाई स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूँ। तो किसानों को जो उम्मीद थी, देखिए इससे कुछ राहत तो जरूर मिलेगी जिस तरीके से सप्लाई चेन बनाने की बात की है, लेकिन अगर इसमें कोई मीडियम मैन रहा तो भी किसानों का नुकसान होगा। ठीक है, और एक बार फिर से ईशा के पास लौटते हुए, चंडीगढ़ से हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। तो ईशा, देखिए तमाम मेहमानों की बातों को सुन रहे हैं और व्यापारी वर्ग का भी क्या कुछ कहना है इस बजट को लेकर वो भी आपने सुनवाया। आपसे भी हम आसान भाषा में समझना चाहेंगे कि इस बजट को लेकर वहां के व्यापारी वर्ग इसे किस तरह से देख रहे हैं, और कुछ टेक्निकल टर्म्स ऐसे हैं जो आम दर्शकों को नहीं समझ में आते, हम चाहेंगे कि उनका भी जिक्र करें और बताने का कोशिश करें कि किस तरह से इस बार के बजट को चंडीगढ़ की जनता देख रही है। देखिए, जिस तरीके से सोना चांदी की अगर बात करें तो इस पे जो कहा जा रहा है कि ये सस्ता हुआ है, तो कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलेगी लोगों को। और इसके अलावा बिल्कुल ईशा, सुनेंगे आपको। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। लगातार चर्चा चल रही है कि इस बार का बजट उम्मीदों भरा बजट रहा है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया है। बजट को पेश करते हुए वित्त मंत्री उन सभी बातों का जिक्र करती हुई नजर आई जिस पर सरकार का विशेष फोकस है। सरकार किन विषयों को लेकर बेहद गंभीर है और उनके लिए क्या कुछ खास कदम उठाने जा रही है, इसको लेकर भी वित्त मंत्री ने जिक्र किया। इस बजट में आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए विशेष राहत पैकेज का भी ऐलान किया गया है। वहीं रोजगार कौशल विकास के लिए 2 लाख करोड़ की 5 स्कीमों का भी ऐलान किया गया। तो मोदी 3.0 का पहला बजट था जो कि पेश हो चुका है और देखिए इसमें विकास के एंगल को ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है और लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि लगभग हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई है और हर वर्ग को ध्यान में रख के इस बार का बजट पेश किया गया है। तो बिहार और आंध्र प्रदेश को भी बड़ी सौगातें दी गई हैं। गरीब, युवा, किसान, सबका कल्याण इस बजट के माध्यम से कहीं ना कहीं करने की कोशिश की गई है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में मोदी सरकार 3.0 का बजट पेश करती हुई नजर आई और खास बात यह है कि उनकी तरफ से पेश किए जाने वाले बजट को 7वें बजट के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इनकम टैक्स स्लैब में भी बड़ा बदलाव किया जा रहा है इस बार के बजट पेश होने के बाद। देखिए, अगर आपकी आय 3 लाख रुपए तक की है तो आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक की आपकी आय है तो आपको 5% का टैक्स देना होगा और इसी तरह के टैक्स स्लैब्स निर्धारित किए गए हैं जिनमें बड़ा बदलाव किया गया है। तो कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग काफी ज्यादा खुश है इस बजट के बाद। सैलरीड क्लास की अगर बात की जाए तो सैलरी क्लास को कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि मामूली राहत देने का काम किया गया है, लेकिन पेंशन धारकों को एक अच्छी पेंशन मिले इसको लेकर भी विशेष फोकस योगी सरकार का, मोदी सरकार का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रहा है। योगी सरकार ने भी जमकर सराहना की है इस बजट की। कहीं ना कहीं विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार और सरकार के इस बजट को घेरने का काम किया। तो लेकिन यह जरूर कहा जा सकता है कि उम्मीदों भरा और राहत देने वाला बजट जरूर रहा है और बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़ी सौगातें इस बजट के माध्यम से दी गई हैं। और मोदी 3.0 का यह पहला बजट था जो कि आज पेश हो चुका है और मोदी 3.0 के जो प्लान्स हैं उनको लेकर बड़े बड़े ऐलान किए गए। आपको बता दें कि गरीब, युवा, किसान विशेष फोकस में रखे गए और उन पर ध्यान रखते हुए बड़े ऐलान किए गए हैं। तो मोदी 3.0 का जो बजट है वो पेश हो चुका है और कहीं ना कहीं इस बजट को राहत वाला बजट जरूर कहा जा सकता है और व्यापारी वर्ग के लिए ना केवल ये राहत वाला लेकिन कहीं ना कहीं ये सौगातों वाला बजट भी रहा। इनकम टैक्स स्लैब की बात की जाए तो सैलरी क्लास को कहीं ना कहीं इनकम टैक्स स्लैब्स में जो बड़े बदलाव किए गए हैं उनसे राहत जरूर मिली है। और अगर ये जानने की कोशिश की जाए कि क्या कुछ सस्ता हुआ है, क्या कुछ महंगा हुआ है, तो उसको लेकर भी आपको जानकारी दे दे। इंपोर्टेड ज्वेलरी इस बार के बजट पेश होने के बाद सस्ती हो गई है और इलेक्ट्रिसिटी वायर्स भी सस्ती हुई हैं। लेदर से बने हुए सामान को भी सस्ता किया गया है। फ़ोन और फ़ोन की बैटरी, चार्जर, ये सब भी सस्ते हुए हैं। लिथियम बैटरी का भी अब
दाम घटेगा और लिथियम बैटरी भी आपको सस्ते दामों पर उपलब्ध हो सकेगी। एक्सरे मशीनें सस्ती हुई हैं और कैंसर की जो 3 सबसे बड़ी दवाएं होती हैं उन पर कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। अगर महंगे सामानों की बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि प्लास्टिक से बना जो सामान है वो ज़रूर महंगा में हुआ है और ऐसे में जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं जेब पर बड़ा असर देखने को ज़रूर मिल सकता है। लेकिन ये भी कहा जाएगा कि राहत भरा बजट है और कुछ व्यापारियों का ये भी कहना है कि देखिए 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक राहत भरा बजट पास हुआ है और व्यापारी वर्ग को विशेष राहत देने की कोशिश की गई है। हालांकि सैलरीड वर्ग की अगर बात की जाए तो सैलरीड वर्ग बहुत ज़्यादा खुश नहीं है इस बजट से, क्योंकि उनका कहना है कि मामूली राहत ही दी गई है। लेकिन पेंशन धारकों के लिए एक अच्छी खबर है, पेंशन धारकों की पेंशन अब बढ़ सकेगी, सैलरी भी थोड़ी बहुत इंक्रीज होगी। लेकिन सैलरीड क्लास को जितनी उम्मीदें थी कहीं ना कहीं ये बजट उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं सब लोगों की और तमाम अर्थशास्त्रियों को भी हमने सुना, तमाम व्यापारी वर्ग को भी हमने सुना, उनका भी अलग अलग प्रतिक्रिया मिलती जुलती राय है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जहां एक तरफ ये बजट व्यापारी वर्ग के लिए एक राहत भरा बजट है तो वहीं सैलरीड क्लास वालों पर कहीं ना कहीं इसका थोड़ा बहुत असर जरूर देखने को मिलेगा। तो कुछ व्यापारी वर्ग इस बजट से बेहद खुश नजर आए और उन्होंने इस बजट को वेल बैलेंस्ड बजट बताया है। और इसी बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल और दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं। तो राजकुमार, सबसे पहले आपके पास आते हुए आपसे भी ये जानना चाहेंगे राजकुमार कि इस बार के बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं और अगर आपके आसपास कुछ लोग मौजूद हैं हम चाहेंगे कि उनसे भी बातचीत करके ये जानने का प्रयास करें कि इस बार के बजट को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और सैलरी क्लास को जो थोड़ी बहुत मामूली राहत देने की कोशिश की गई है इस बजट के माध्यम से, उस पर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया। देखिए मनीषा, मैं इस समय दिल्ली में मौजूद हूँ और मेरे पीछे लोकतंत्र का जो मंदिर है, संसद भवन, वो है और उसके आसपास का जो नज़ारा है, अगर उस नज़ारे के बारे में बात करूँ तो बिल्कुल निश्चित तौर पे एक मायूसी है, क्योंकि उमस भरी गर्मी के बीच ये बजट आया है। लेकिन जिस तरीके से बजट की जो बातें हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि कैंसर की दवाएँ सस्ती हुई है, 25,000 रुपये महीना कमाने वाले व्यक्ति की यदि सालाना इनकम की बात करें तो 3 लाख रुपए बैठती है, इन्हें ज़रूर राहत मिली है। लेकिन 40,000 रुपये कमाने वाला व्यक्ति अगर है कोई तो 12 चौक 48 तकरीबन 4,80,000 रुपये के आसपास बैठ जाता है। अब ये स्लैब जो है, ये 5% जो इनकम टैक्स है वो 5 लाख रुपए के बाद शुरू होगा, तो स्वाभाविक तौर पर एक थोड़ी सी राहत इसको ज़रूर माना जा सकता है। सोना जिस तरीके से सस्ता हुआ है, सिगरेट महंगी होगी, मोबाइल चार्जर सस्ते हुए हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि वायर जो है वो सस्ती हुई है, बैटरी सस्ती, आने वाले दिनों में जिस तरीके की चीज़ें बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है, सोलर को बहुत बढ़ावा दिए जाने की बात है क्योंकि सूर्य योजना जो चल रही है उसके तहत, और एक बहुत जो बेहतर तरीके से अगर माना जा सकता है तो मुद्रा योजना जो है उसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए तक अभी तक उसका जो था उसमें लोन लिया जा सकता था, लेकिन अब उसको बढ़ाकर उसकी लिमिट जो है 20 लाख रुपए कर दी गई है। तो ये जो बजट है, इस बजट को लोक लुभावन तो बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कुछ जरूर उठापटक, कुछ जो मोहरें हैं उन मोहरों को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं करने का जरूर प्रयास किया गया है। लेकिन क्योंकि राजनीति है और राजनीति में सब कुछ जायज़ होता है, जिस तरीके से इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है और एनडीए की गवर्नमेंट जो चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो इस बजट को बहुत बेहतर बजट के तौर पर जरूर जनता मानेगी। हालांकि आने वाले दिनों में किस तरीके की प्रतिक्रियाएँ अभी आएंगी शाम तक, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन बजट में इस बात का जरूर ध्यान रखा गया है कि बैलेंस रहे, कहीं भी एक तरफ जो है जाता हुआ ना दिखाई दे। विकास की दर जो है, जिस तरीके से बिहार की बात हो रही थी, आंध्र प्रदेश की बात हो रही थी, क्योंकि टीडीपी और बिहार जेडीयू के साथ जिस तरीके से मिली जुली सरकार चल रही है, तो उसको लेकर तमाम जो कयास लगाए जा रहे थे वैसा कुछ बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, ये है कि संसाधन यदि हैं, अगर उनके यहाँ पे कोई हाईवे बन रहे हैं, उनके यहाँ पे कभी रोड बन रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूर रिजर्व रखा गया है, उसके लिए ज़रूर पैसा दिया जाएगा। और ये जो दौड़ है
ये जो संसाधन जो बनाए जा रहे हैं, एक तरह से देश को जो मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, वो निरंतर जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो बजट है उनकी सरकार का, इसने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ये कर दिया है कि जो योजनाएं चल रही हैं, जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के लिए कहीं भी किसी तरीके से पैसे की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जी मनीषा। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल भी लगातार बने हुए हैं। उनका एक बार फिर से रुख करते हुए, राजीव जी, कहीं ना कहीं विपक्षी नेता जो हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जनता को नहीं बल्कि विपक्षी दलों के नेताओं को और विपक्षी दल के घटकों को साथ में लेकर चलने के लिए ही आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए छप्पर फाड़ बजट का पेश होना कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि एनडीए के लिए अभी भी जनता से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके जो घटक दल हैं वो हैं। और महाराष्ट्र को और गुजरात को जिस तरह से बजट पेश किया गया है, उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में अहम भूमिका रखते हैं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव, उनको लेकर भी लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि उनका रिएक्शन अभी आना बाकी है। और आखिरकार उन्होंने अपना रिएक्शन दिया और जमकर हमला बोलने का काम किया है। इस पूरे पॉलिटिकल एंगल पर आपकी क्या कुछ रिएक्शन, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए मनीष जी, वित्त मंत्री सीतारमण जी को अगला बजट पेश करना 8वां, तो निश्चित रूप से उनको अपने सहयोगियों को सेटिस्फाइड करना होगा कि सरकार उनकी वैसा की है जो उन्होंने अपनी प्रायोरिटी उसमें दिखाई है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस बजट में बहुत सी अच्छी बातें नहीं है। इस बजट में बहुत सी अच्छी बातें हैं जिनका स्वागत निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। सर्वप्रथम यदि हम बात मुद्रास्फीति की करें तो 3.1% पर सरकार ने इस मुद्रास्फीति को रोका है, जो एक बड़ा ही स्वागत योग्य कदम है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिसकी चुनाव में चर्चा होती रही, वो रोजगार बेरोजगारी का मामला था। उसको इस बजट में जरूर केंद्रित किया गया है, ध्यान दिया गया है। और जो 10 लाख का मुद्रा लोन की सीमा थी उसको उन्होंने 20 लाख किया है। लोन जो स्टूडेंट छात्रों को लोन था उसका ब्याज 3% मात्र पे दिया जा रहा है। और तीसरा 7.5 लाख की योजना नई स्टूडेंट के लिए चालू की गई है। तो यदि हम युवाओं की दृष्टि से देखें तो इस बजट में काफी कुछ किया गया है। दूसरी बात जो है, यदि हम किसानों की दृष्टि से देखें तो यद्यपि 25,000 करोड़ का बजट प्रावधान पिछले उसकी तुलना बढ़ाया गया है। पिछले बजट में 1 करोड़ 25 लाख का बजट प्रावधान था, जो अब बढ़ाकर 1 करोड़ 52 लाख करोड़ कर दिया गया है। 1,000 करोड़ 52 लाख कर दिया गया। इसमें 25,000 करोड़ का बजट प्रावधान। ठीक है, और हमारे साथ लगातार राजकुमार चौधरी भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव खंडेलवाल से हमारा फिलहाल संपर्क टूट गया है, उनसे संपर्क साधने का दोबारा से भी प्रयास किया जाएगा। तो राजीव, देखिए, राजनीतिक विश्लेषक राजीव खंडेलवाल की बातों को आप सुन रहे थे। उन्होंने यही बात कही है कि देखिए, भले ही लोक लुभावन बजट ना हो लेकिन हर वर्ग को ध्यान में रख के बजट पेश किया गया है। भले ही सैलरीड क्लास को बहुत ज्यादा राहत नहीं, लेकिन व्यापारी वर्ग को और सैलरीड क्लास वालों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव हुआ है, उससे बाद कहीं ना कहीं बड़ी राहत जरूर मिलेगी देश की हर जनता को। देखिए मनीषा, एक बड़ी बात यह है कि अगर देश में हम बेरोजगारी की बात करें, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी का देश है और सरकार के पास जो सरकारी नौकरियां होती हैं वो बड़ी लिमिटेड होती हैं। हर व्यक्ति प्रयास करता है कि उसका बच्चा या फिर कोई भी अगर कोई पढ़ाई करता है तो वो ये चाहता है कि उसे कोई सरकारी नौकरी मिले ताकि आराम पसंद चीज़ें हो सकें। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों में सरकार को चलाया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि स्वावलंबी बनिए और अपने आप को सक्षम कीजिए, नौकरी करना नहीं बल्कि नौकरी देने की तरफ जाइए। तो मुद्रास्फीति की जो मुद्रा योजना है, वो मुद्रा योजना 10 लाख रुपए जो अब तक दिए जाते थे, वो अगर 20 लाख रुपए की बात करें, अगर 20 लाख रुपए कोई आदमी, किसी व्यक्ति के पास यदि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और वो बैंक के पास जाकर बैंक की टीम को सेटिस्फाई कर देता है, तो स्वाभाविक तौर पर 20 लाख रुपए में एक व्यापार जरूर किया जा सकता है। और छोटी से छोटी भी अगर कोई कंपनी लगाएगा तो मेरे ख्याल से 10 से 15 लोगों को ज़रूर उसमें रोज़गार के अवसर मिल सकते हैं। क्योंकि देश इस समय बहुत अलग तरीके से चल रहा है, तमाम तरह निजीकरण हो गया है। सरकारी योजनाएं, सरकारी जो नौकरियां हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। लेकिन क्योंकि देश है, हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएँ हैं और हर व्यक्ति के अपने विचार हैं, तो ये जो मुद्रास्फीति मुद्रा जो योजना है, इसका स्वाभाविक तौर पर आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा और उससे लोगों को रोजगार के अवसर, नए अवसर पैदा होंगे। क्योंकि अगर टैलेंट है, अगर आज हम पूरी दुनिया की अगर बात कर लें तो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का जो दिमाग है, जो हिंदुस्तान का जो ब्रेन है,
उसका लोहा माना जाता है। तमाम जितनी भी, चाहे हम बड़े बड़े संस्थानों की बात कर लें, गूगल और तमाम जो ये बड़ी कंपनियां हैं, इन कंपनियों में भी भारतीय मूल के लोग कार्यरत हैं। यदि आप ये मान के चलिएगा अगर किसी के पास कोई टैलेंट है तो वो कहीं से भी कुछ चीज़ें पैदा कर सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है वृत्त देश है। इस समय बढ़ता हुआ कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो देश हमारा फैला हुआ है, पर्यटन के इतने संसाधन हैं। आंध्र प्रदेश में तमाम तरह की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को आने वाले दिनों में और बेहतर तरीके से बनाने का प्रयास किया जाएगा। और कहीं ना कहीं जब इच्छा शक्ति आदमी के अंदर होती है तो वो आदमी कुछ ना कुछ कर ही लेता है। इस बात को बहुत नज़दीक से बहुत समझने का प्रयास सरकार ने किया है। और ये मुद्रा योजना जो है, इसका जो बजट है, इसका जो लोन की जो सीमा है, उस सीमा को 10 से 20 लाख रुपए किया गया है। केवल ये एक मसला है। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति 25,000 रुपये महीना कमाता है तो 25,000 रुपये के हिसाब से 3 लाख रुपए बैठते हैं। अब तक 5% उसको उस पर टैक्स देना होता था। तो अगर 5% की बात करें तो 3 लाख रुपए पे 15,000 रुपये साल का सालाना टैक्स बन जाता था। इसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए, 4,80,000 रुपये तक भी अगर कोई व्यक्ति 40,000 रुपये महीने कमाता है तो उसे कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसे ही वो 5 लाख के दायरे में आएगा तो 5% उसे अपना इनकम टैक्स देना होगा। और उस तरीके से आगे जो स्लैब हैं उनको बढ़ा दिया गया है। तो आप ये देखिए कि छोटी सी बात कि 25,000 रुपये महीना कमाने वाले आदमी को, जो नौकरी करता है, जो टैक्स जो पेयर है, उससे बाहर किया गया है। लेकिन तकरीबन 45,000 रुपये महीना कमाने वाले आदमी को अब टैक्स देना होगा। तो 40,000 रुपये तक की ये छूट दे दी गई है। तो ये तकरीबन 15,000 रुपये के आसपास बनता है। अगर राजकुमार लौटेंगे आपके पास, ये उदाहरण के तौर पे छोटी-छोटी चीजें मानी जाए। ठीक है राजकुमार, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए वरिष्ठ पत्रकार विपिन तोमर जी का रुख करते हुए, तो विपिन सर, तमाम बातों को आप सुन रहे हैं, तमाम मेहमानों की भी बातों को सुना, तमाम व्यापारी वर्ग के लोगों को भी आपने सुना। देखिए, कहीं ना कहीं ये बात एक निकलकर जो इस बार के बजट से सामने आ रही है वो ये कि व्यापारी वर्ग तो बेहद खुश है, लेकिन सैलरीड क्लास को एक मामूली राहत ही देने का काम किया गया है। तो सैलरीड क्लास को जो मामूली राहत मिली है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपका क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, जब चर्चा की शुरुआत हुई थी तब मैंने कहा था कि बहुत ही इस तरीके से वित्त मंत्री ने दिखाया है कि उन्होंने सैलरी क्लास को या जो कमाने वाले हैं उनको छूट दी है। लेकिन अगर हम इसको विस्तृत रूप से देखें तो छूट मेरा ये मानना है नहीं मिली है, क्योंकि केवल 1 लाख रुपए पहले जो टैक्स 9 लाख का था उसको 10 लाख कर दिया गया है, जो 11 का था उसको 12 कर दिया गया है। नौकरी में 1 साल में इंक्रीमेंट भी होता है, जो बिजनेस कर रहा है उसको उसका भी से मुद्रा लोन बढ़ाया गया है। ये अच्छा फैक्टर है, लेकिन बाबूगिरी से जो छुटकारा मिले ये भी सरकार को देखना होगा। इनकम टैक्स भरते हुए भी आज भी आदमी डरता है, उसको और करना होगा। वो नहीं चाहता कि वो कहीं इस तरह के किसी पचड़े में फंसे कि इनकम टैक्स उससे क्वेश्चन आंसर करे। इसी तरीके से काफी साल पहले तक चुंगी चला करता था, चुंगी बंद करके सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया था। लेकिन अब भी कुछ चीजें और ऐसी हैं जिसमें सरल होना चाहिए, बाबूगिरी से बचना चाहिए। मुद्रा लोन लेने के लिए आदमी को बैंक ही जाना होगा, और बैंक जाने के बाद जो उसके साथ प्रताड़ना उसकी शुरू होती है। हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे भी जिक्र होता है कि लंच के बाद आइएगा या अभी सर्वर डाउन है। ये सब चीजों से अगर सरकार एक आम आदमी को बचा लेती है तो निश्चित रूप से फिर उन चीजों का फायदा होगा। कोशिश अच्छी है, लेकिन उसका परिणाम भी सामने आना चाहिए। ठीक है। और नवीन कुमार सर के पास लौटते हुए, नवीन सर, आपसे कुछ देर पहले एक बात चर्चा चल रही थी कि देश की इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की दिशा में ये बजट काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रांग भूमिका निभा सकता है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। आपका ये सवाल अधूरा रह गया था, जवाब अधूरा रह गया था, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस बजट को देश की इकोनॉमी स्ट्रांग करने की दिशा में किस तरह से देखा जाए? कि आपको लगता है कि ये बजट सभी वर्गों को साधने वाला रहा है, या फिर भी इस बजट में कुछ चूक रह गई है जिससे अभी उतनी उम्मीद नहीं थी जितनी की जताई जा रही थी?
नहीं, मोदी जी की तीसरी बार की सरकार में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है और सभी वर्ग को राहत देते हुए सभी वर्ग का उत्थान के लिए पिछली बार के जो बजट की राशि थी उससे बढ़ाया गया, चाहे वो किसान का क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का क्षेत्र में हो, चाहे आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं को मुद्रा लोन की स्थिति में हो कि जो 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख किया गया। जो सामान्य नौकरी करने वाले थे उनको टैक्स स्लैब में छूट दिया गया। तो सभी का नहीं है और देश की बड़ी आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है, तो इसको ध्यान में रखते हुए देश हमारा कैसे आगे बढ़े, आत्मनिर्भर बने, क्योंकि नौकरी बता रहे थे हमारे सहयोगी कि नौकरी सभी को, इतनी बड़ी आबादी को एक साथ दिया नहीं जा सकता है। उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई सारे स्कोप इस बजट में रखा गया है ताकि हमारे लोग रोजगार करें, रोजगार सृजन हो, उससे भी कई लोगों को रोजगार दिया जाए। तो सभी वर्गों का ख्याल रखा गया। और कृषि के क्षेत्र में भी देखे कि 1.5 करोड़ 1.5 लाख करोड़ राशि बढ़ाया गया पहले की अपेक्षा। किसान को भी सम्मान निधि जो मिल रहा है, मुझे लगता है 6,000 रुपया साल में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जाता है उसको भी बढ़ाया ही जाएगा। तो सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। ठीक है नवीन सर, तो जैसा कि अब से आपने थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि किसानों पर विशेष फोकस रहा इस बार के बजट में, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसानों को साधने का प्रयास कर पाई है इस बार की बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण? क्योंकि देखिए समय समय पर उनकी नाराजगी का सामना सरकार को भुगतना पड़ता है, सरकार को सामना करना पड़ता है। तो क्या लगता है कि किसानों को साधने की दिशा में ये बजट कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएगा? नहीं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको समृद्ध करने के लिए जरूर ये प्रयास निर्मला सीतारमण के बजट में है। इसीलिए तो किसान समृद्ध बने। किसान को साल में किसान सम्मान निधि के द्वारा जो 6,000 रुपया दिया जाता है कि 3 बार जो फसल कम से कम लगे उसमें कुछ डीजल अनुदान हो कई तरह के, इसलिए उसको राशि दिया जाता है। और जहां तक मुझे पता है कि 40 से अधिक योजना किसानों के लिए केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा, जिसमें कई योजनाओं पर सब्सिडी का है। तो पंप कैसे चले, सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया गया है। तो किसान को समृद्ध करने के लिए लगातार ये केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। देश की 65% आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए बिना किसान को समृद्ध किए हुए देश विकसित हो नहीं सकता है। इसलिए किसानों पर ज्यादा है। बिल्कुल सर, तो समय सीमा की कमी के चलते फिलहाल अब इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तमाम मेहमानों का और सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बजट को लेकर चर्चा चल रही थी और बजट को लेकर तमाम टर्म्स हम समय समय पर आपको समझाते रहेंगे और आसान भाषा में इसे किस तरह से समझा जाएगा इसको लेकर भी चर्चा आगे भी जारी रहेगी।